हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर पॉलीमर्स। ठीक है, ये एक छोटा चैप्टर है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत इजी चैप्टर है और वेटेज वाइज भी ये ज़्यादा है। अगर इस एग्ज़ाम की बात करें, हम लोग इस साल के बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल मिला के 3 आए थे और थियरी क्वेश्चन 2 मार्क का 1 आया था। देखिए, मैंने इसके ऊपर स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि पॉलीमर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शन में आते हैं। मतलब आपको 2 क्वेश्चन पॉलीमर चैप्टर से दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको करना रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, इस चैप्टर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि ये लेंथ वाइज छोटा चैप्टर है और वेटेज वाइज अभी भी आपको ये 5 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स को डिटेल्स में कंप्लीट कर लिया है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही बताया था, जो कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का लेक्चर नंबर 10 था, कि आप लोगों को फ्राइडे इवनिंग से पहले मुझे डाउट्स भेज देने हैं। तो मैं संडे के दिन डाउट्स लेक्चर अपलोड करके आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करवा दूंगा। डाउट्स भेजने के लिए आपको डाउट्स आने चाहिए, और अगर आपको डाउट्स आने चाहिए तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोगों को लेक्चर्स को अच्छे से देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। और मैं अब नेक्स्ट चैप्टर पॉलीमर का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि पॉलीमर ये 2 वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, और पॉलीमर में ये जो मर होता है वो मतलब होता है उसका पार्ट। एक्चुअली इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जब कंबाइन होके एक बड़ा सा जायंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, मतलब ऑब्वियसली ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे, मैनी पार्ट्स, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। 10th क्लास तक में आप लोगों ने कुछ ना कुछ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा भी होगा। आज हम लोग इस लेक्चर में डिटेल्स में पॉलीमर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वर्ड पॉलीमर का मतलब तो समझ में आ गया कि जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो। ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर। अच्छा, पॉलीमर को डिफाइन किस तरह से करते हैं तो वो आप लोग देख लीजिए कि पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने आपको बताया मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल, जिनका मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है, बहुत हाई, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। और ये रेंज कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो ये रेंज आपको बाय हार्ट करनी रहेगी। ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम, लेकिन याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर याद रखनी होती है। ठीक है, अनलाइक हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स, हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में हम लोगों ने कंसेप्चुअली बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसमें ये इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है, तो आप लोग एक बार देखेंगे, समझेंगे और उसको याद कर लेंगे तो आपका ये 5 मार्क वाला चैप्टर एकदम कंफर्म पक्का हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था कि हम लोग जो मिड टर्म कंडक्ट करेंगे उसके अंदर केमिस्ट्री में 4 चैप्टर आने वाले हैं। इसमें आपको पहला तो अनडाउटेडली पता चल गया, हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स, और सेकंड मैंने अभी स्टार्ट कर दिया पॉलीमर्स, तो आपको सेकंड भी पता चल गया। और 2 इसी तरह से हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और आप लोग इनको अच्छे से देखें और एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। जैसे पॉलीमर का डेफिनेशन आप लोग को याद करना रहेगा, इट इज़ डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। इनके जो मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर होता है वो 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 7 AMU या सिर्फ U से भी रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को। तो ये रेंज आप लोग याद रखेंगे, 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 7। देखिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो पॉलीमर्स के अंदर है वो छोटी छोटी यूनिट्स जब कंबाइन होती है तब एक बड़ा सा जायंट मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। तो जो वो रिपीटिंग जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं
उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? मोनोमर्स। तो आप लोग समझ गए अब कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स कंबाइन होके जब एक मैक्रोमोलेक्यूल बनता है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर। और मोनोमर से पॉलीमर बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया पॉलीमर क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा मोनोमर क्या होता है, और आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो आप लोग याद रखें पॉलीमर की डेफिनेशन, जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं वो होती हैं मोनोमर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इस साल के पैटर्न के हिसाब से पॉलीमर्स में प्रिपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे थियरी में। जैसे मैंने आपको बताया कि थियरी क्वेश्चन इसमें 2 मार्क का आता है, तो उसमें वो किसी ना किसी का प्रिपरेशन जरूर डाल देते हैं। जैसे आपको कहेंगे कि नायलॉन 6 बना के बताओ, जैसे आप लोग को कहेंगे कि टेरिलिन या डेक्रोन की प्रिपरेशन बताओ। तो 2 मार्क्स के हिसाब से ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो लोग आपको पॉलीमर देते हैं और आपको बताना होता है कि इनमें मोनोमर कौन सा है। तो ऐसे टाइप के ये साल 2 क्वेश्चन आ गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, जैसे कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, और मोनोमर से पॉलीमर बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। तो मैं कुछ 2 एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूँ और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो पॉलीमर बनाने में आप लोगों को रिएक्शन बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या कहते हैं? इथीन। ये आपको सबको पता है। अब इसके हम लोगों ने कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए? N मॉलिक्यूल्स। N मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन अगर मैंने लिया और इसका मैं क्या करवाता हूँ? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब एक इथीन को दूसरे इथीन से जोड़ा, फिर दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस तरह से मैं एक लंबी सी चेन बना देता हूँ जिसमें रिपीटिंग यूनिट क्या रहेगा? CH2 CH2, आगे CH2। अच्छा, यहाँ से कुछ जुड़ेगा और यहाँ से कुछ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अभी तो क्योंकि कार्बन ने 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन से बॉन्डिंग करी है तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ना। लेकिन अगर ये कार्बन इस तरफ से भी बॉन्डिंग कर लेता है तो ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इथीन हमको लेना है और इसका पॉलीमराइजेशन तो कैसे करेंगे? यहाँ से आप एक वैलेंसी ओपन करोगे, यहाँ से आप एक वैलेंसी ओपन करोगे और जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लोगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के n टाइम्स लिख लोगे। देखो इस चैप्टर में हम लोग को बहुत बार यही स्कीम को फॉलो करना है, यही ट्रिक को फॉलो करना है, तो आप ये ट्रिक के हिसाब से ही करेंगे। जैसे CH2 लिखा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, एक वैलेंसी यहाँ से ओपन करी, एक वैलेंसी यहाँ से ओपन करी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, n टाइम्स लिख दिया, बस ये बन गया पॉलीमर। ठीक है, तो ये था इथीन, तो ये इसका पॉलीमर बन गया, मतलब पॉलीइथीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन के बैग्स वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। अब आगे चल के हम लोग देखते हैं पॉलीथीन भी 2 टाइप्स के होते हैं, HDP LDP। ये सब हम लोग ये रेस्ट ऑफ द चैप्टर में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इनके यूजेस क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन बताई, तो डेफिनेशन सुनने के बाद में आप लोगों को उनके एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो इथीन से पॉलीथीन बना के दिखा दिया। अच्छा, आप जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। आपने देखा इथीन का मैंने एक H Cl से रिप्लेस किया है और कुछ नहीं किया है। ये CH2 वैसे के वैसा रहा, डबल बॉन्ड वैसे के वैसा रहा, इसका एक H कम करके Cl लगा दिया बस। ठीक है, अब इसका नाम क्या होता है? तो ये हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा हुआ है। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि Cl अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन से अटैच होता है तो उसको विनाइलिक कहते हैं, और ऐसे क्लोराइड को हम लोग विनाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है पॉलीमराइजेशन में, मैंने आपको बता दिया। यही ट्रिक को आप हमेशा फॉलो करेंगे कि डबल बॉन्ड को हम लोगों को सिंगल बॉन्ड में लिखना है, यहाँ से वैलेंसी ओपन करनी है, यहाँ से वैलेंसी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको n टाइम्स लिख देना है। जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे CH2 CHCl एज इट इज रहा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से वैलेंसी ओपन हुई, यहाँ से वैलेंसी ओपन हुई, स्क्वायर ब्रैकेट लग गया और n टाइम्स आ गया। तो अगर ये है विनाइल क्लोराइड
तो ऑब्वियसली ये इसका पॉलीमर है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। आपने सुना होगा पीवीसी के पाइप्स वगैरह आते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। और अब हम लोग को डिटेल में इस चैप्टर में पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखना है। देखिए बहुत इजी क्लासिफिकेशन है, एक बार ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा और आप लोगों को याद करने रहेंगे इसके एग्जाम्पल, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से हो सकता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन करूं बेस्ड ऑन सोर्स, कि वो पॉलीमर आया कहाँ से, तो सोर्स के बेसिस पर वी कैन क्लासिफाई पॉलीमर्स इनटू नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। देखिए अगर नेचुरल पॉलीमर है तो ऑब्वियसली वो नेचर से ऑब्टेन हुआ होगा, मतलब या तो प्लांट्स में से ऑब्टेन हुआ होगा या तो एनिमल्स में से ऑब्टेन हुआ होगा। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स कहेंगे। देखिए आप मान के चलिए कि ये टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी थियोरेटिकली देखने को नहीं मिलेंगे। आपसे कभी भी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप पॉलीमर्स को सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करके दिखाओ। मतलब दीज आर लीस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एज फार एज थियोरी इज कंसर्न। लेकिन हाँ, ये आपसे पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक में स्टार्च छुपा रहेगा, आपको स्टार्च को टिक करना है क्योंकि वो नेचुरल पॉलीमर है। तो आपको एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से फोकस करना है, आप थियरी के पीछे ना भागे। थियरी में तो आप मान के चलिए कि प्रिपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज यूजेस, मैं आपको डिटेल में वो बताता हूँ आगे। अभी फिलहाल के लिए जो कंसेप्ट चल रहे हैं वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नेचुरल पॉलीमर हो गया, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स मैंने लिख दिया। अब आप लोग याद रखेंगे एग्जाम्पल में प्रोटीन्स आप लोग को पता है, सेल्यूलोज पता है, स्टार्च पता है और रबर पता है। तो ये चारों एग्जाम्पल किसके हो गए, नेचुरल पॉलीमर्स के हो गए। ठीक है, अच्छा अब सेकंड क्या होगा, सेमी सिंथेटिक। इसका मतलब जो आपको नेचुरल पॉलीमर ऑलरेडी ऑब्टेन था नेचर में से, आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस करके एक पॉलीमर बना लिया। तो वो ओरिजिन बेस्ड तो नेचुरली ही था, लेकिन आप लोगों ने उसके अंदर अपने हिसाब से कुछ चेंज किए हैं, तो इसको हम लोग बुलाएंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे सेल्यूलोज तो नेचुरल पॉलीमर था, लेकिन सेल्यूलोज का अगर हमने एसीटेट बना दिया, सेल्यूलोज का नाइट्रेट बना दिया, तो इसको हम लोग फिर कहेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, जैसी प्रॉपर्टी हम लोगों को चाहिए होती है उसके हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं और कुछ ना कुछ नेचुरल पॉलीमर्स के केमिकल रिएक्शन करवा के उनके अंदर एसीटेट, नाइट्रेट ऐसे ग्रुप्स वगैरह इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, तो इनको हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल्यूलोज एसीटेट को हम लोग रेयॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। और आप समझ ही गए होंगे अब कि थर्ड वाला क्या होगा फिर, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर टोटली मैन मेड पॉलीमर्स होने चाहिए, जैसे पॉलीथिन हो गया, नायलॉन 6,6 हो गया, बुना एस हो गया। अभी तो ये नाम आप देखते हुए चले खाली, बस इसके सारे प्रिपरेशंस हम लोग को इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखने हैं, प्रॉपर्टीज देखनी है, यूजेस देखने हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो सोर्स के बेसिस पर नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं और सिंथेटिक होते हैं, और मैंने तीनों के एग्जाम्पल्स आपको दे दिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अलग तरह से क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया बेस्ड ऑन द सोर्स। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पर वी कैन क्लासिफाई पॉलीमर इनटू, सबसे पहला है उसके अंदर लीनियर पॉलीमर। देखिए लीनियर पॉलीमर को आप समझ ही गए होंगे, लीनियर मतलब लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन वाला होगा। ये जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है, यहाँ पे ड्राइंग करके बताया है कि देखो ये स्ट्रेट है एकदम, ये दूसरा पॉलीमर है, ये तीसरा पॉलीमर है। लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन वाले जो पॉलीमर होते हैं उनको हम लोग, कहीं से ब्रांचिंग नहीं होगी इन शॉर्ट, है तो नेक्स्ट क्या होगा फिर, ब्रांच्ड पॉलीमर होगा। ऐसे क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि लीनियर है तो कहीं से भी इसके अंदर ब्रांचिंग होनी चाहिए नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि इस तरह का जो पॉलीमर होता है उनको हम लोग लीनियर पॉलीमर कहते हैं। और ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, कि स्ट्रक्चर लीनियर है कि ब्रांच्ड है। तो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स,
जैसे HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं इसे। अभी तो आप लोग एग्जांपल याद रखेंगे, आगे जाके हम प्रिपरेशन करेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम लोग PVC कहते हैं, इसका प्रिपरेशन तो इनफैक्ट मैंने आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस भी कर लिया। तो आप लोग समझ गए, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर सबसे पहला क्या होगा, लीनियर पॉलीमर। ठीक है, अच्छा लीनियर पॉलीमर के बाद में मैंने आप लोगों को जैसे बताया वैसे सेकंड क्या होना चाहिए, फिर ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होना चाहिए। मतलब ये देखो ये जो चेन है ना, वो तो लीनियर चेन है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रांचिंग है, यहाँ से ब्रांचिंग है, यहाँ से ब्रांचिंग है। अच्छा, ब्रांचिंग से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे अगर आप लोगों ने ये पीछे वाला स्ट्रक्चर देखा तो उसमें ये जो लीनियर चेन्स थी वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड थी। देखा था आप लोगों ने, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लाइन बनाई थी, फिर उसके नीचे यहाँ पर एक लाइन बनाया था मैंने, लेकिन ब्रांचिंग के वजह से ये चेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो है ना, ब्रांचिंग में हम लोग कहते हैं कि डेंसिटी वगैरह है वो बहुत कम हो जाती है। डेंसिटी क्योंकि मतलब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, यहाँ पर तो हम लोग बीच में एम्प्टी स्पेस देखेंगे ना, और एम्प्टी स्पेस अगर हमको दिखाई देगी तो हम लोग कहेंगे कि वो हो गया लो डेंसिटी। अब एग्जाम्पल में मैंने लिखा ही है LDP का मतलब लो डेंसिटी पॉलीथिन। ठीक है, तो कंटेन्स लीनियर चेन, लेकिन क्या विथ सम ब्रांचेस, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग ब्रांच्ड चेन पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड इसके अंदर स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं उसमें सेकंड था ब्रांच्ड चेन, पहला तो आपने देखा लीनियर चेन था, और थर्ड इसके अंदर है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जिसको हम लोग नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। तो क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स में हम लोग कहेंगे कि देखिए लीनियर चेन है ये वाली एक, ये एक लीनियर चेन है, ये एक और लीनियर चेन है, लेकिन लीनियर चेन्स आपस में कनेक्टेड है विथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग। फर्स्ट वाली सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड थर्ड से कनेक्टेड है, फर्स्ट थर्ड से कनेक्टेड है। इस तरह से जब कनेक्शन हो जाते हैं पूरे, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, है ना। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के एग्जांपल्स होते हैं बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया। तो ये सारे हम लोगों को डिटेल में विथ प्रिपरेशन आगे के लेक्चर्स में या आगे के पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना ही है। अभी क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं तो आप लोग सिर्फ समझ के चलिए, वहां पर अगर मैं आपको बोलूंगा कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ क्लासिफिकेशन में सर ने बताया था कि ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको वहां पे जाके बोलूंगा कि बेकेलाइट हो गया, इसकी ये प्रिपरेशन हो गई, अब ये एग्जांपल किसका है, नेटवर्क पॉलीमर का, तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये चीजें हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दीज लीनियर चेन्स आर कनेक्टेड विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, और एग्जांपल्स इसके होते हैं बेकेलाइट, मेलामाइन पॉलीमर, या आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, तो दो तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, सोर्स के बेसिस पर और स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब थर्ड क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन भी है, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमराइजेशन मैंने आपको बताया था कि पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, मोनोमर बहुत सारे जुड़ जाएं और एक बड़ा सा जाइंट मॉलिक्यूल पॉलीमर बन जाए, इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब जो पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो किस तरह का है, उसके बेसिस पर वी कैन क्लासिफाई पॉलीमर्स इनटू एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, और उसका सेकंड अभी कंडेंसेशन भी हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं एडिशन पॉलीमर। अब जैसे लिखा है एडिशन, ऐड हो के बन जाना, फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, है ना, H2 को ऐड कर देते हैं हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो उसको कहते हैं कि एडिशन रिएक्शन है। इसी तरह से मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड होकर जब पॉलीमर बना देते हैं, तो ऐसे को हम लोग एडिशन पॉलीमर बोलते होंगे। ठीक है, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। एक बार अगर आप वीडियो अच्छे से देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है ये, फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एडिशन तो है, एडिशन के साथ साथ में मैंने एक वर्ड जोड़ा है होमोपॉलीमर,
और एडिशन के साथ में मैंने कहा कोपॉलीमर्स। अब लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। देखिए आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत इजी पार्ट है ये। अभी हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, थर्ड टाइप से क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का रास्ता कौन सा है उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करा। उसमें सबसे पहला हमने लिखा है एडिशन, और दूसरा हम लोग पढ़ने जाएंगे कंडेंसेशन। अब एडिशन में भी दो तरह के हो सकते हैं, एडिशन होमोपॉलीमर्स, एडिशन कोपॉलीमर्स। होमो और को में डिफरेंस क्या है ये आप अभी समझिए। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आप लोग जानते हैं ईथीन, इसका हम क्या करवा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन, तो बन जा रहा है पॉलीथीन। अब देखिए अगर मैं आपको पूछूं कि इसके अंदर मोनोमर्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर एक ही मोनोमर है। मैं आपसे पूछूं कि मोनोमर कौन सा है, आप कहोगे कि सर 2 कार्बन विथ डबल बॉन्ड को हम लोग तो ईथीन बुलाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कितने मोनोमर है, तो आपने कहा एक ही मोनोमर है, वही रिपीटेडली कंबाइन हो रहा है या रिपीटेडली ऐड होके पॉलीमर बना रहा है। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन जिसमें एडिशन तो हो रहा हो, एडिशन के अलावा उसके अंदर मोनोमर एक ही टाइप का हो, मतलब ईथीन है तो सारे ही ईथीन होने चाहिए, तो ऐसे को हम लोग एडिशन होमोपॉलीमर्स कहते हैं। होमो का मतलब सेम टाइप के इसके अंदर मोनोमर्स यूनिट होने चाहिए, ठीक है। अब एडिशन कोपॉलीमर्स में आप फिर को का मतलब समझ गए होंगे कि मोनोमर्स तो बहुत सारे होंगे इसके अंदर, लेकिन मोनोमर्स के टाइप्स अलग अलग होंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ब्यूटा 1,3 डाइइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, 4 कार्बन की चेन है, 1 के बाद और 3 के बाद डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटा 1,3 डाइइन हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इसके मैंने कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए, N, और इसी का दूसरा यूनिट नहीं लिया है मैंने। आप लोग ध्यान से देखें, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C के ऊपर फिनाइल रिंग है और इसे हम लोग कहते हैं स्टाइरीन। तो एक मोनोमर अगर ब्यूटा 1,3 डाइन है तो दूसरा स्टाइरीन है। तो ऐसे इसके N मॉलिक्यूल्स, ऐसे इसके N मॉलिक्यूल्स ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और जो एक पॉलीमर बन रहा है। तो हो तो अल्टीमेटली ये दोनों का क्या रहा है, एडिशन, लेकिन ये दोनों मोनोमर्स ही अलग होने के वजह से इनको एडिशन कोपॉलीमर्स कहा जाता है, ठीक है। अब इनको जोड़ने का मेथड भी आप लोग देख लीजिए और इसको ट्रिक वाइज याद रखिए। देखिए यहाँ से मुझे एक वैलेंसी ओपन करनी है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से वैलेंसी ओपन हो जाएगी। अब ये कार्बन डायरेक्टली जाके जुड़ेगा इस कार्बन से CH2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से वैलेंसी ओपन हो जाएगी, ये CH के ऊपर फिनाइल है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ से मैंने समझाया, तो आप लोगों को देखिए, ये CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH2 से जुड़ गया, और फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और CH, और यहाँ से वैलेंसी ओपन हो गई और ये C के ऊपर फिनाइल अटैच है, और इसी को हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट करके N टाइम्स लिख दिया, है ना। तो अब ये है ब्यूटा 1,3 डाइइन स्टाइरीन पॉलीमर, दोनों से बना हुआ है। ऐसे पॉलीमर का नाम होता है बुना S। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था बुना S, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने बताया था किसी में। तो अब ये जो बुना S है उसको बनाते कैसे हैं वो मैंने आप लोग को यहाँ पे सिखा दिया। लेटर जब हम लोग प्रिपरेशन ही डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर ये फिर से एक बार आएगा, तो आपको वहाँ पे पता याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये हमने एडिशन कोपॉलीमराइजेशन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, अब बात करते हैं एडिशन। एडिशन की तो बात कर ली हमने, एडिशन होमोपॉलीमर्स, एडिशन कोपॉलीमर्स भी देख लिया हमने। अब बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडेंसेशन रिएक्शंस देखते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब सिंपल होता है बेटा, क्या होता है उसका मतलब, आप लोग सोचे जरा क्या होता है उसका मतलब। वो क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन तो इसमें भी होंगे, लेकिन एक छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे H2O, जैसे अल्कोहल, ये एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी कहते हैं।
जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, NH2 CH2 6 और NH2, इसका नाम मैं अभी तो खाली बोल रहा हूँ, आगे जाके लिख के ही बताऊंगा। हेक्सामिथिलीन डायमीन, 6 CH2 है तो हेक्सामिथिलीन, और 2 NH2 है तो डायअमाइन, ऐसा भी बोल सकते हैं, हेक्सामिथिलीन डायमीन। ठीक है। और ये जो COH है और CH2 4 COH है, इसको हम लोग कहते हैं एडिपिक एसिड। ठीक है। अब जैसे इन लोगों के अंदर तो डबल बॉन्ड है ही नहीं कि हम लोग एडिशन करवा लेंगे इजीली, तो इसमें क्या होता है कि जब ये दोनों पास में आते हैं ना, तो यहाँ पर से ये OH के निकलने के चांसेस और NH2 में से H के निकलने के चांसेस, तो ये H और OH मिलके H2O बना देते हैं। तो देखो दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं आपस में, लेकिन एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे H2O रिमूव हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे इस एंड से भी तो होगा एडिशन, कंडेंसेशन, तो ये NH2 अपना H देने के बाद क्या बन गया, NH, तो यहाँ से एक वैलेंसी ओपन हो गई, ये CH2 6 एज इट इज आ गया, NH2 NH बन गया, क्योंकि इन्होंने तो H देना है ना। COOH में से आपको OH रिमूव कर देना है, तो क्या बचा, CO को मैंने C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में लिख दिया, कोई इशू नहीं है इसमें। CH2 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब C डबल OH में आगे भी तो रिएक्शन होगी, तो वो OH डोनेट करने के बाद में क्या रह जाएगा, C डबल बॉन्ड O, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, N टाइम्स लिख दिया, इसको कहते हैं नाइलॉन 6 ठीक है। तो इसको हम लोग नाइलॉन 6 की कैटेगरी में रखते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, धागे वगैरह बनाने में यूज़ होता है इसका, ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए क्लासिफिकेशन में अगर आपने ये पहचानना सीख लिया कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, देन वी आर इन विन एंड विन सिचुएशन। आपको तो ये समझना है कि अभी फ़िलहाल के लिए दिस एग्जाम्पल फिट्स इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आपको समझ में आया। हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड जब कंबाइन होकर नाइलॉन 6 बनाते हैं, तो वो जो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। आपको ये पता चलना चाहिए कि ब्यूटा 1,3 डाइईन और स्टाइरिन, ये जब दोनों जुड़ते हैं तो दे फॉलो एडिशन पाथ को फॉलो करते हैं, एडिशन को पॉलीमराइजेशन। ठीक है। और बहुत सारे इथीन जब आपस में ऐड हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एडिशन होमोपॉलीमर्स। ठीक है। अभी आपको एग्जांपल समझ में आ गया, ये 6 और ये 6 क्या बता रहा है, ये मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। देखिए ये नाइलॉन 6 में जो ये 6 है, ये 6 है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आगे चल के हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग कि इन दिस पॉलीमराइजेशन द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा टेक्स प्लेस। एग्जांपल नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, स्टेरिलीन एक्सेट्रा, इन सब के प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में है, आगे चल के हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, सेकंड देखा, थर्ड देख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। सोर्स के बेसिस पे देख लिया, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देख लिया, और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब बात करनी है हम लोगों को फोर्थ एंड लास्ट, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो पॉलीमेरिक चेन के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, इसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स इनटू, सबसे पहला देखते हैं इलास्टोमर्स। देखिए वर्ड सुनते ही आप लोगों को इलास्टिसिटी याद आएगा, ठीक है। जैसे रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं जिनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग इलास्टोमर्स कहते हैं। अब ऑब्वियसली जब इनको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, इन पॉलीमर्स को खींचने से ये स्ट्रेच हो जाते हैं, तो इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती होगी, वो कैसी होती होगी, वीक होती होगी। अगर ये वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन नहीं होती तो इसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता था, लेकिन चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयरफॉर हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ क्रॉस लिंक्स भी होती हैं, फ्यू क्रॉस लिंक्स। इसकी वजह से क्या होता है कि ये क्रॉस लिंक्स की वजह से जब हम लोग इनको खींचते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाती है, और जैसे हम लोग छोड़ते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेती है। तो वो ये जो क्रॉस लिंक्स होती है ना,
वो उनको परमिट करती हैं टू रिट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, जितने भी रबर टाइप के सब्सटेंस होते हैं, बुना एस हो गया, बुना एन हो गया, नियोप्रीन है, तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं इलास्टोमर्स के। तो आप लोगों को बेसिक चीज़ इसमें याद ये रखनी है कि रबर टाइप के सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, और इनके अंदर जो चेन्स होती हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे भी देखे गए हैं कि इनमें वो लोग आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंपेयर करने के लिए देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये जान के रखें कि इलास्टोमर अगर क्वेश्चन में दिया हो तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि वो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। इनके अंदर कुछ क्रॉस लिंक्स होती हैं जो इनको परमिट करती हैं टू रिट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बुना एस हो गया, बुना एन हो गया, नियोप्रीन हो गया, ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये फोर्थ वाला जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि वो क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक्स, ये पूछ रहे हैं, मतलब ये आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे पहला कौन सा था? इलास्टोमर्स। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इसको याद करेंगे। आगे बढ़े हम लोग, फाइबर्स सेकंड मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं उसके बेसिस पर सेकंड क्लासिफिकेशन हो सकता है फाइबर्स। देखिए, फाइबर्स नाम सुनते आपको पता चल गया होगा कि ये थ्रेड टाइप के सॉलिड होते होंगे, धागा जिसको कहते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। अब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके अंदर होती है। ठीक है, रस्सी वगैरह जो होती है जिसको हम लोग कुछ भी खींच सकते हैं, जैसे कुएं में से हमको पानी निकालना है तो हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी वाला रबर यूज नहीं कर सकते, वो कभी हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला मटेरियल चाहिए होता है। तो ऐसे को हम लोग किस किस कैटेगरी में रखते हैं? फाइबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब जिसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, आप लोग समझ गए होंगे कि इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती होंगी वो कैसी होती होंगी? स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनका नेचर आप लोग याद रखेंगे, क्रिस्टलाइन नेचर होता है। एग्जाम्पल में हम लोग पॉलीअमाइड्स पढ़ने वाले हैं। इसको पॉलीअमाइड्स क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस होगी। पॉलीअमाइड्स में हम लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे, नाइलॉन 66। ठीक है, नाइलॉन 66 आपको पता चल गया कि ये फाइबर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे पॉलीएस्टर, टेरिलिन भी जिसको एग्जाम्पल है उसका, तो इसको हम लोग फाइबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसकी होती है? इलास्टोमर की। और स्ट्रॉन्ग किसकी होती है? फाइबर्स की। अब इन दोनों के बीच में भी किसी का नंबर आता है, वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। अब थर्मोप्लास्टिक्स आप लोग समझिए अच्छे से। थर्मोप्लास्टिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग। अगर ऐसे पॉलीमर्स को आप हीट करते हो तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं ये, और फिर कूल करने पर वो क्या बन जाते हैं? हार्ड। इसका मतलब इनको अलग अलग डायरेक्शन में घड़ी घड़ी रीयूज करा जा सकता है इनको। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये ऑर्डर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। जैसे इलास्टोमर का वो कोई एग्जांपल दे देंगे आपको, बुना है। थर्मोप्लास्टिक का कोई एग्जांपल दे देंगे जैसे पॉलीथीन। फाइबर का कोई एग्जांपल आपको दे देंगे, पॉलीअमाइड्स में नाइलॉन 6। आपसे पूछेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा। तो आपको पता चलना चाहिए कि नाइलॉन 66 क्योंकि फाइबर है, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी। पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, उसको बीच में आएगा वो। और बुना एस जो था वो इलास्टोमर था, इसलिए सबसे कम आएगा। तो इलास्टोमर के अंदर जो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सबसे वीक, फाइबर के अंदर सबसे ज़्यादा, और थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर इन दोनों के हम लोग बीच में इसको रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पॉलीथिन, पॉलीस्टायरिन, पॉलीविनाइल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना शुरू किया है। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने इलास्टोमर्स कंप्लीट कर लिया, बाद में हम लोगों ने फाइबर्स देख लिया, और बाद में हम लोगों ने थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की खास बात क्या है? जिनको हम लोग हीट करने से सॉफ्ट बना सकते हैं और फिर कूल करने से वो वापस हार्ड हो जाते हैं। इसका मतलब ये बार बार रीयूज करे जा सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ऑर्डर देख ली। इलास्टोमर सबसे कम, बीच में थर्मोप्लास्टिक, और सबसे ज्यादा क्या होता है? फाइबर्स। ठीक है, इसमें फोर्थ नंबर पे हमने रखा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। पहला कौन सा था? इलास्टोमर्स। दूसरा कौन सा था? फाइबर्स। तीसरा कौन सा था? थर्मोप्लास्टिक्स। और फोर्थ कौन सा है? थर्मोसेटिंग।
देखिए थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। थर्मोप्लास्टिक को आपने हीट जब करा तो वो सॉफ्ट हो गया, इसको आपने शेप दे दिया और उसको आपने कूल करके फिर से हार्ड कर लिया, मतलब रीयूज कर लिया। लेकिन जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं ना, अगर उनको हीट करोगे आप तो वो एक इनफ्यूजिबल मास बना देंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी प्लास्टिक पॉलीथीन बैग वगैरह को जलाते हैं हम लोग उनको, तो जिस तरह से वो रबर को, टायर को जलाया जाता है, किस तरह से वो इनफ्यूजिबल मास बना देते हैं वो लोग, तो इस तरीके का मास वो लोग फॉर्म कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको रीयूज नहीं करा जा सकता। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में क्या हो गया, क्रॉस लिंक्ड और हेवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, becomes infusible on heating and cannot be reused। इनको रीयूज नहीं करा जा सकता क्योंकि हीट करने पर वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, जबकि वो इनफ्यूजिबल बन जाते हैं। जैसे हम लोग आगे चल के देखेंगे, बेकेलाइट, मेलामाइन पॉलीमर्स, ये सब एग्जाम्पल होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप लोगों को डिटेल में आज समझा दिया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया सोर्स के बेसिस पर किस तरह से क्लासिफाई करा जाता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे किस तरह से करा जाता है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे किस तरह से करा जाता है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किस तरह से करा जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स लेके हम लोग प्रिपरेशंस करना सीखेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, यूजेस वगैरह देखेंगे, इस तरह से हम लोग देखेंगे। एडिशन देखेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर कंडेंसेशन देखेंगे, को पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे हम लोग, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये इन चैप्टर को हम लोगों को डिटेल में अभी पढ़ना शुरू करना है आफ्टर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का एक और नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एडिशन पॉलीमराइजेशन ना देके चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल पूछ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है उनको अलग तरीके से एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये ऐड किस तरह से होते हैं, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, वो सबसे पहले आपको मैकेनिज्म सिखाता हूँ और उसके बाद में फिर हम लोग एग्जांपल्स बहुत सारे इसमें देखेंगे। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक होमो पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और उसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैं आपको लिख के बताता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम से ही पता चल गया आपको, मतलब देख के पता चल गया कि इसका नाम हो गया इथीन। इनके अंदर एडिशन होता है, देखिए आपको क्लासिफिकेशन से पता चल रहा है। होमो पॉलीमराइजेशन क्यों, क्योंकि सारे मोनोमर्स एक इथीन ही है। अब हम लोगों को इसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एडिशन कर करके चेन का ग्रोथ करवाना है, इसलिए इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसके लिए हम लोगों को कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है जिसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। देखिए बच्चों, अभी आप लोगों को इससे प्रोडक्ट बनाना तो आ जाना चाहिए। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, वैलेंसी यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से ओपन होगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के N लगा दोगे आप, तो ये बन गया पॉलीथीन। ठीक है, तो अभी यही वाले रिएक्शन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैं आपको लिख के बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहला आता है इसके अंदर चेन इनिशिएशन। चेन को क्या करना है, हम लोग को इनिशिएट करना है। अभी चेन इनिशिएशन, जैसे मैंने आप लोगों को एरो के ऊपर लिख के बताया, बेंजोइल पेरोक्साइड, उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर C6H5। पेरोक्साइड से आप इतना समझ गए होंगे, O और O आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, है ना। C6H5 C डबल बॉन्ड O को बेंजोइल, ये ग्रुप को हम लोग बेंजोइल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनका होमोलिटिक क्लीवेज कराओ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये C6H5 C डबल बॉन्ड O O डॉट, यहाँ से भी C6H5 C डबल बॉन्ड O O डॉट, इसका मतलब ये बन जाएगा 2C6H5 C डबल बॉन्ड O O डॉट। ठीक है, इसका फर्दर होमोलिटिक क्लीवेज इस तरह से होता है, यहाँ से एक बॉन्ड क्लीव हो गया ऐसे होमोलिटिकली, ये C को एक डॉट मिल गया ना,
वो इस डॉट से कंबाइन होकर डबल बॉन्ड बना लेगा, मतलब इसमें से CO2 निकल जाएगी, C डबल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड हो। अभी क्या बचेगा यहाँ पे, C6H5 और डॉट। अब ये है अपना इनिशिएटर, मतलब कि ये जो C6H5 डॉट है ये अपने कौन से मॉलिक्यूल के पास जाएगा, इथीन, इसी का तो पॉलीमराइजेशन करवा रहे ना। ये C6H5 डॉट ये पाई बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करवाएगा। अब ये C के पास डॉट आ गया और इसके पास डॉट ऑलरेडी है। फ्री रेडिकल्स आप लोगों को पता है कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये C6H5 डॉट इससे कंबाइन हो जाएगा, तो C6H5 ये कंबाइन हो जाएगा अपने किससे, CH2 से, इसलिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ये बार डॉट किस पे आ गया, CH2 पे। आई बात आपको समझ में। अब फर्दर इसका कांटेक्ट किससे हो जाएगा, एक और इथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखा आप लोगों ने, अब चेन बनना शुरू हो गई और ये चेन ग्रोथ कर रही है, एक और इथीन, फिर एक और इथीन, फिर एक और इथीन, इस तरह से आते जाएंगे। तो मैं अगर इसके n मॉलिक्यूल्स ले लूं तो बताओ फाइनल क्या बनेगा, C6H5 CH2, ये वाला CH2 ये कंबाइन हो जाएगा इससे, CH2, ठीक है। और ऐसे मैंने कितने ले लिए, n टाइम्स, ठीक है। और इसके आगे एक मॉलिक्यूल आएगा फिर CH2 और डॉट। आपको समझ में आया, C6H5 CH2 डबल बॉन्ड CH2 से कंबाइन होके ये एक बना दिया, फिर इसमें एक और जुड़ेगा तो ये बना देगा दो, CH2 फिर आगे CH2, फिर इसमें एक और जुड़ेगा, फिर और CH2, फिर और जुड़ेगा, फिर CH2। इस तरह से ये रिपीटेडली चेन को क्या करते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे कि अब ये स्टेप कौन सी हो गई, चेन का क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन। एक एक करके जो हमारे इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, तो ये हो गया चेन का क्या, प्रोपोगेशन। आपको बात समझ में आ गई। देखिए C6H5 CH2 डॉट है, तो ये डॉट फिर इससे कंबाइन हो जाएगा, तो इसके अंदर वो होमोलिटिक क्लीवेज करवा देगा, तो ये डॉट इस डॉट से कंबाइन हो गया और इस पे डॉट आ गया। फिर ऐसा करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब इसके अंदर बहुत सारे यूनिट CH2 के जुड़ जाएंगे और आखिरी वाले यूनिट पर CH2 डॉट लगा होगा। अब कहीं ना कहीं ये चेन को हमको रोकना भी तो पड़ेगा, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे फिर चेन, क्या कहेंगे, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन किस तरह से होगी, देखिए ये इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, C6H5 CH2। अब यहाँ पे ये CH2 को भी अलग ना लिख के उसी को N में जोड़ देता हूँ मैं, और आगे है फिर CH2 और CH2 डॉट, और ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल C6H5, ऐसा एक और रेडिकल हो सकता है CH2N और CH2 डॉट। अब ये डॉट अगर ये डॉट से कंबाइन हो जाए तो फाइनली हमारा बड़ा सा एक पॉलीमर बन जाएगा C6H5, और क्या बन जाएगा, बीच में आ जाएंगे CH2 के कितने, N, और इस तरफ से जुड़ा हुआ रहेगा C6H5, ठीक है। तो हम लोग कभी भी अपने रिएक्शन में ये पार्ट और ये पार्ट नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के क्या लगा देते हैं, N, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये कितने स्टेप्स में पढ़ी हम लोगों ने, चेन इनिशिएट किया हमने, बाद में चेन को हम लोगों ने प्रोपोगेट किया, और बाद में जाके चेन को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो इस तरह से चेन को ग्रोथ करवाते रहे, इसलिए हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता कैसे है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ये मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, यूजेस बताऊंगा, और उसके बाद में फिर हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करेंगे। और आगे चलते फिर हम लोग नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये सब क्या होते हैं, उनको किस तरह से बनाया जाता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या यूजेस होते हैं, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि इस पॉलीमर चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में ही कंप्लीट कर लेंगे, उसमें ये लेक्चर नंबर 1 है। आगे और 2 लेक्चर्स में ही हम लोग शायद इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे। ये इतना छोटा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो आप लोग इसको एकदम सिंसियरली पढ़ाई करें और अच्छे से देखें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।